हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। अ वार्म वेलकम टू ऑल माय बच्चा। सबसे पहली बात, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जिस उद्देश्य को लेकर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको सफलता मिले। तो इसी श्रृंखला में जो हम MCQ सीरीज लेकर आए हैं, हिंदी के नए कड़ी में नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आप सभी के साथ में उपस्थित हूं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां कोशिश करेंगे कि हम लास्ट जितने वीडियो हैं उसकी तरह डिटेल में हम चीज़ों को जान सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी अपभ्रंश से और ऑप्शन नंबर डी ब्राचड़ अपभ्रंश से। ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, भाषा के उपभाषाओं में जिसको बांटा गया था। तो अपभ्रंश की शाखाओं में से जिस हिंदी का जन्म हुआ वहां से इसके प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि भारत की आर्य भाषा में जो आपकी अपभ्रंश की शाखा थी, अपभ्रंश मतलब क्या था, प्राकृत का तीसरा रूप कहलाती थी अपभ्रंश। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा क्या थी, संस्कृत। कितने रूप थे उसके, वैदिक और लौकिक। मध्यकालीन आर्य भाषा क्या थी, प्राकृत, जिसका पहला रूप थी पाली, दूसरा स्वयं प्राकृत और तीसरी थी हमारे लिए आपकी अपभ्रंश की शाखा। ठीक है, इसी अपभ्रंश की शाखाओं में 7 क्षेत्रीय बोलियां थी। पश्चिम की ओर शौरसेनी, पूर्व की ओर मागधी, दोनों के बीच में अर्धमागधी, उसके बाद पैसाची, ब्राचड़ और खस। ठीक है, तो जो आपकी अपभ्रंश की शाखा थी जिसमें आपकी शौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश कहाँ थी, ये थी आपकी पश्चिम में। इसके अंतर्गत कितनी प्रकार की बोलियां थी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी थी। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये हमारी पश्चिम में थी। ब्राचड़ अपभ्रंश में क्या थी, हमारी सिंधी आती थी। ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी आती थी। ठीक है, चलिए इसमें हमारी कौन कौन सी आती थी इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो अपभ्रंश के अंतर्गत हम देखते हैं तो शौरसेनी अपभ्रंश में क्या थी, शौरसेनी में थी ब्रजभाषा, ठीक है ना, साथ ही थी बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और एक थी हमारे लिए आपकी कौन सी, कन्नौजी। ठीक है ना। ठीक है, ये कब किसके अंतर्गत थी, शौरसेनी के अंतर्गत। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी, ठीक है, ये हमारी थी आपकी शौरसेनी में। ब्राचड़ में क्या थी, सिंधी। मागधी अपभ्रंश में क्या थी, बिहारी थी, साथ ही उड़िया, साथ ही असमिया और एक थी आपकी बांग्ला। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, और अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या थी, अर्धमागधी अपभ्रंश में आपकी थी हमारे लिए मागधी अपभ्रंश, तो अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या थी आपकी थी हमारे लिए अवधी, बघेली और आपकी थी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश थी, कहाँ थी अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी और मागधी के बीच थी, इसे अर्धमागधी नाम दिया गया। इसमें थी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और मागधी में क्या थी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। शौरसेनी में क्या थी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। अब चलिए अगर हम एक 5वां और ले लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं उसको खस अपभ्रंश, 5वां और ले लें और हम उसको कहते हैं जैसे कि खस अपभ्रंश। इसमें क्या आती थी, इसमें आती थी गढ़वाली, ठीक है, कुमायूनी, नेपाली, हिमांचली, मंडियाली आदि इसके अंतर्गत आती थी। अब प्रश्न ने कहा है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है अब कहाँ बोली जाती है, बिहार में। कहाँ प्रयोग की जाती है, बिहारी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी में आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो बिहारी किसके अंतर्गत है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला आता है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात।
तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। कहते हैं इसका संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माना जाता है। इसका संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माना जाता है और कहा जाता है कि नागर ब्राह्मण जो गुजरात के थे तो इस देवनागरी का पहले नाम था, इसे हम नंदी नागरी कहते थे, इसे हम लोक नागरी के भी नाम से पुकारा करते थे। तो कहा जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों को देव भाषा संस्कृत को लिखने के लिए एक जिम्मेदारी और एक वहाँ पर लेखन की शुरुआत करने का काम दिया गया। इसलिए देव भाषा है संस्कृत और देव भाषा संस्कृत को लिखने के लिए गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने जिस लिपि का प्रयोग किया वो पश्चिमी नागरी में इस्तेमाल होने वाली लोक नागरी और नंदी नागरी थी, जिसे देव भाषा संस्कृत को लिखने की वजह से देवनागरी का नाम दिया गया। तो इसका आंसर बनता है कि इसका संबंध गुजरात में सबसे पहले लिखने की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? भाषा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन बी कहता है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ऑप्शन सी कहता है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और ऑप्शन डी कहता है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो वह जिस माध्यम का सहारा लेता है वही माध्यम होती है हमारी भाषा। प्रत्येक व्यक्ति के मौखिक भाषिक उच्चारण अलग होते हैं और उनकी लिपि अलग होती है। हिंदी की भाषा प्रयोग में मौखिक है और लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की भाषा आंग्ल है, लिपि रोमन है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और लिपि देवनागरी है, हालांकि इससे पहले वो मोड़ी लिपि में लिखी जाती थी। पंजाब की भाषा पंजाबी पर लिखी जाती है गुरुमुखी। तो भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। पहली बात कि भाषा जो होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब क्या है? कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बानी अगर कहा जाता है, मतलब कि इसमें परिवर्तनता का आधार क्या है? क्षेत्रीय परिवर्तन है, क्योंकि जितनी भी मूल्य और आवश्यकताएं होती है नदी की धारा की तरह यह भाषा जो है बहती चली जाती है और जिस जिस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आती है वहाँ की बोली भाषा को, जिस तरह नदी जल कणों को अपवाह तंत्र में अपने साथ मिलाते हुए लेकर चली जाती है, वैसे ही भाषा भी होती है जो हर क्षेत्र की सीमा से जैसे जाती है वैसे वहाँ की बोली भाषा के क्षेत्र क्षेत्रीयता के आधार पर उसमें देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिम की ओर जाते हैं तो दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ से हमको मराठी का प्रभाव शुरू हो जाता है। पूर्व की ओर जैसे हम गरियाबंद, महासमुंद की ओर अगर बढ़ते हैं तो उड़िया का प्रभाव शुरू हो जाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर जाते हैं तो गोंड और उरांव का प्रभाव तमिल के साथ में शुरू हो जाता है। उत्तर पश्चिम से बुंदेली, बघेली शुरू हो जाता है। उत्तर पूर्व से सरगुजिया में हम देखते तो भोजपुरी का प्रभाव हो जाता है। कुल मिलाकर क्षेत्रीयता के आधार परिवर्तन तो होते हैं, साथ ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन भी भाषा को क्या करते हैं? बदलते हैं। दूसरी बड़ी बात अगर देखा जाए तो समय के आधार पर भाषा बदलती है। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, मध्यकाल में लोक बोली प्रभाव थी और आधुनिक भाषा में खड़ी बोली का विकसित रूप आज हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो परिवर्तनता तो है। इस परिवर्तन पर न केवल धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्षेत्रीयता का प्रभाव है। यादृच्छिक इच्छाएं, जो हमारे पास कोई शब्द नहीं है हम भी उन शब्दों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए उससे परिवर्तन होते हैं भाषा शब्द में। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, साहित्य का भी हम पर विशेष प्रभाव जो है वो पड़ता है और एक दूसरे के संपर्क में आकर हम उनकी भाषा को लेकर चलते हैं और हमारी भाषा में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये तो पहला गुण है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरी बड़ी बात यह, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो किसी भी भाषा का प्रयोग अपने लेखन के लिए या अपने संवाद के लिए या अपने संप्रेषण के लिए कर सकता है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भाषा नहीं है। यदि हम दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क बनाना तो नेचुरली है कि हमें उनकी भाषा को सीखना पड़ेगा और अपने प्रयोग व्यवहार में लाना पड़ेगा। ठीक है,
सामाजिक संपत्ति होती है कि हर समाज की भाषा होती है और समाज के द्वारा इसको जन्म से उसे प्राप्त होता है। बच्चा जिस पारिवारिक सामाजिक परिवेश में जन्म लेता है, सबसे पहले जन्म से वह बोली भाषा को सीखता है। धीरे धीरे समाज में आकर लोगों से संपर्क जब करता है तो अलग अलग प्रकार की भाषा को वो सीखता है। तो सामाजिक संपत्ति तो होती है। अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। स्वाभाविक है कि हम किसी भाषा में अनुकरण के सिद्धांत को काम करते हैं। भाषा विज्ञान या भाषा के जो सिद्धांत होते हैं वो कहता है कि धातुवादी सिद्धांत है और अनुकरण का भी सिद्धांत है। अनुकरण मतलब हम जब एक छोटे बच्चे को कहते हैं तो वो बच्चा जिसे नहीं मालूम कि जो सफ़ेद रंग का तरल तत्व है वो दूध है और जो पूरी तरह तरल है वो पानी है, उसे समझ में कब आता है? जब हम उसे सिखाते हैं। बच्चा धीरे धीरे देखकर सीखता है। हम भी तो हर एक बोली भाषा का अनुकरण करते हैं, तो हम अनुकरण के माध्यम से भी भाषा को सीखते हैं। जैसे हमें क्लास में बताया जाता है, या हम कहीं पर्यटन में जाते हैं, या हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखी जा सकती है। तो 3 टॉपिक इसके सही है। ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है कि यह किसी की पैतृक संपत्ति होती है, यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है ज, ऑप्शन बी कहता है क, ऑप्शन सी कहता है च और ऑप्शन टी कहता है ट। ठीक है, सबसे पहली बात कि घोष वर्ण क्या होते हैं? तो व्यंजन जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इस व्यंजन को 2 भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एफर्ट, मतलब कि अंतः प्रयत्न के आधार पर। अब इस अंतः प्रयत्न के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट, या हम कहते हैं इसे आपका एक्सप्लोजिव कॉन्सोनेंट कहते हैं, म्यूट कॉन्सोनेंट कहते हैं, मतलब कि स्पर्श व्यंजन। इसे आप कहते हैं आपका, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, साथ ही इसे स्फोट ध्वनि भी कहा जाता है। दूसरा हम बांटते हैं अंतः स्थ वर्ण, जिसे हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा बांटते हैं हम ऊष्म वर्ण, जिसे हम सिबिलेंट कहते हैं, यानी इसे शल वर्ण भी कहा जाता है। और चौथा बांटा जाता है संयुक्त व्यंजन, जिसे हम ज्वाइंट कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी स्पर्श से एक और वर्ण का जन्म होता है जिसे हम फ्लैप कॉन्सोनेंट या टैप कॉन्सोनेंट, उत्क्षिप्त वर्ण, द्विगुण, ताड़न जात, या हम इसे द्विस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट, यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम इसे 2 भाग में बांटते हैं। एक तो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर, जिसे प्राणत्व का आधार कहते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे लिए अल्प प्राण और एक होता है हमारे लिए महाप्राण। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, जब इसे घोषत्व के आधार पर बांटा जाता है, तो घोषत्व के आधार पर कहा जाए तो इस घोषत्व के आधार पर नाद प्रयोग का आधार, गुंज का आधार भी कहा जाता है। इस घोषत्व के आधार पर 2 वर्ण होते हैं, एक होती है आपकी सघोष ध्वनि, ठीक है, और एक होती है आपकी अघोष ध्वनि। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें घोष वर्ण कौन सा है? घोष का मतलब होगा सघोष, ठीक है ना। तो घोष वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? सघोष। तो घोष वर्ण ही क्या होते हैं? हमारे सघोष। तो जब किसी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारे जो नर्वस सिस्टम जो यहाँ पर वोकल कॉर्ड के पास में होता है, वो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जाती हैं कि एक दूसरे को वो इफेक्ट करने लगती हैं। जब इफेक्शन होता है तो स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे पर घर्षण और रगड़ पैदा करती हैं, और जहां से ध्वनि उच्चारित होती है तो विथ वाइब्रेशन साउंड फ्लो होता है। मतलब कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं से आने वाली ध्वनि में घर्षण और कंपन के साथ ध्वनि का उच्चारण हो तो उसे घोषत्व वर्ण के आधार पर हम सघोष ध्वनि कहते हैं। इस सघोष ध्वनि को हम कोमल वर्ण के भी नाम से पुकारते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, आपका पांचवा वर्ण, साथ ही हमारा अंतःस्थ वर्ण, ठीक है, और जो हमारा अनुस्वर है, ठीक है, और हमारा जो स्वर है, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं? ये सब हमारे लिए सघोष व्यंजन होते हैं। तो क च ट पहला वर्ण है, इसलिए
क ख ग घ अंग, च छ ज ज तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण हमारे लिए घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट 1-2 लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल बताया है, इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल मैं आपको नहीं करूँगी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारे लिए सघोष व्यंजन होते हैं। तो च छ ज तीसरा वर्ण है, इसलिए घोषत्व वर्ण हुआ, यानी कि सघोष व्यंजन हुआ। लेकिन क च ट ये आपका पहला वर्ण है जो अघोष व्यंजन होते हैं, जिसे जपित वर्ण, उपांशु, फुसफुस वर्ण है ना, या हम इसे जाप ध्वनि के भी नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया, और उसे परुष व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए घोष वर्ण को हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण को हम, सघोष वर्ण को कोमल वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? शरम, क्यारी, बालक या गुलाम। तो देखने वाली बात है कि व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं। व्यंजन गुच्छ मतलब कि अगर कोई दो व्यंजन बगैर स्वर के एक जगह आ जाते हैं, जब कोई व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक वर्ण का 2 बार प्रयोग होगा तो वो द्वित्व व्यंजन होगा। ध्यान रखिएगा, जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो जाती है वो द्वित्व व्यंजन हो जाता है, जैसे कि कुत्ता, दिल्ली, गिन्नी, बिल्ली, हिम्मत, पट्टी, तब वो द्वित्व व्यंजन है। पर व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जहां 2 व्यंजन के बीच में स्वर नहीं होते, तो 2 ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित वर्ण होते हैं, तो वहां पर व्यंजन गुच्छ होता है। ऐसे सिचुएशन में हम कैसे देखेंगे? क के साथ में अ नहीं है, लेकिन य है, फिर है हमारे लिए आ, और फिर है र, और फिर है ई। इसलिए देखा जाए तो इस व्यंजन गुच्छ में हम देखते हैं कि क और य क्या हो रहे हैं? व्यंजन हो जा रहे हैं, आ की मात्रा और र में ई की मात्रा। इस व्यंजन गुच्छ को हम कहीं ना कहीं संयुक्त ध्वनि भी कह सकते हैं। इस व्यंजन गुच्छ को हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त ध्वनि कह सकते हैं। इसे प्रारंभ संयोग भी कहा जा सकता है, इसे आरंभ संयोग भी कहा जा सकता है, इसे संयुक्त ध्वनि भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब कोई 2 या उससे अधिक वर्ण, जब 1 या उससे अधिक वर्ण किसी स्वर के सहारे संयुक्त होकर प्रयोग होती हैं, तब उसे संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। घृणा, प्रेम, क्यारी, हम ना, ये सभी हमारे लिए आपके संयुक्त व्यंजन होंगे, और इसे ही व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जब 2 व्यंजन के मध्य में स्वर नहीं हो, तो 2 व्यंजन के मध्य स्वर नहीं है, तो व्यंजन गुच्छ के नाम से उसे पुकारा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी में देखिए, जैसे कि श के साथ में हमारे लिए अ है, ठीक है, र व्यंजन के साथ में भी अ है, ठीक है ना, और म व्यंजन के साथ में भी अ है। इसीलिए तो हमारे लिए शब्द बन गया शरम। क्लियर हो गया? पर यहाँ पर 2 व्यंजन के बीच में स्वर नहीं है, इसलिए इसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। नेक्स्ट वन, कि निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? ई, य, श, या तो आ, ह विसर्ग, ऋषिकरी, रसीकरा, षटकोण का श, या फिर ल, त और स। अब यहाँ पर कंठव्य कहना है, तो जो मैंने उच्चारण स्थान बताए थे कि स्वरों को और व्यंजनों को, तो व्यंजन में जो स्पर्श वर्ण है, उसी स्पर्श वर्ण में हमने स्वरों को भी स्थान जो है वो दिया है, और इसके आधार पर यहाँ पर आपके कंठ वर्ण कौन से हैं। यदि हम ई, य, श कहते हैं तो टंग जो है हमारा प्लैलेटल की ओर ऊपर उठता है, तो ई, य, श कहते हैं तो जिह्वा तालु की ओर उठती है, इसलिए इसका उच्चारण क्या बन जाता है? तालव्य बन जाता है। ठीक है, तो आंसर है हमारे लिए आपका बी। अब आंसर बी क्यों है? इसके पीछे रीजन है कि ई, य, श कहते हैं तो जिह्वा तालु की ओर उठती है, ठीक है ना। तो च वर्ग के साथ में यदि हम दोनों ई को लेते हैं, है ना, तो च वर्ग के साथ में दोनों ई को लिया, यज्ञ का य और शक्कर का श, तब यह हमारे लिए हो गया तालव्य। ऋषिकरी, रसीकरा, षटकोण का श, इसमें जो हमारा जिह्वा है वह मूर्धा की ओर ऊपर उठता है और झटके से नीचे गिरता है। मूर्धा क्या? रेट्रोफ्लेक्स, नाक के नीचे का हिस्सा। री, र, श कहते हैं तो हमारा टंग का फ्रंटल एरिया मोल्ड होके पीछे की ओर जाता है, तालु से और पीछे, तो मूर्धन्य है। इसमें हमारे लिए ट वर्ग भी आता है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है? श्रीटर। ठीक है, त, ल और स,
जब हम त कहते हैं, ल कहते हैं, स कहते हैं, तो हमारा टंग का फ्रंटल एरिया है जो दोनों दांतों के बीच में आकर छूता है, मतलब कि मसूड़े को, तो इसे हम तसल कहते हैं। तसल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें त वर्ग का वर्ण आता है, तरबूज का त के साथ में ल और स आते हैं, और इसे कहीं ना कहीं हम वर्ज्य वर्ण की कैटेगरी में भी रखते हैं। बचता है हमारे लिए आ, ह और विसर्ग, तो यही है हमारे लिए आपका कंठव्य। तो इसका सूत्र क्या है, काह। काह कहने से मतलब क्या हुआ, क वर्ग का वर्ण आपके अ और आ, हल का ह और विसर्ग हमारे लिए कंठव्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए कौन सा वर्ग हो गया, ये हमारा त वर्ग तसल क्या बन गया, ये हमारा दंतव्य हो गया। ठीक है, और प, फ, ब, भ, म कहते हैं, तो यह हमारे लिए ओष्ठ्य हो जाता है ना। और इसके साथ में प वर्ग के साथ में हमारे लिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। ठीक है, तो कंठ वर्ण कौन सा हुआ आपका, काह कहने से आपका विसर्ग हल का ह और अ और आ क वर्ग के साथ में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में किया नहीं जाता, आ और ई। ऑप्शन नंबर बी है अम और अह, ऑप्शन नंबर सी है ऋषि का री और ऊ, और ऑप्शन नंबर डी है ए और ओ। इसमें से अम और अह देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, स्वर व व्यंजन के, स्वर व व्यंजन के मध्य की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, स्वर और मध्यम के मध्य की कड़ी कहा जाता है। कि वॉवल्स के कैटेगरी में होकर प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सोनेंट की तरह, और कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन होकर ऐसा कन्वर्जन है वॉवल्स की तरह। मतलब कि स्वर की श्रेणी में होकर उच्चारण है व्यंजन की तरह, और व्यंजन की तरह उच्चारण होकर परिवर्तित हो जाते हैं स्वर के मात्राओं की तरह। तो अस्वर के योग से बना व्यंजन के अर्थ को वहन करने वाले को अयोगवाह कहा जाता है। इसकी अगर हम खास करें तो मात्राएं तो हैं परंतु किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में किया नहीं जाता। तो केवल अनार के अ से लेकर औरत का औ ही हमारे लिए क्या है, स्वर है। परंतु यदि हम अंगूर कहते हैं, ठीक है ना, अंगद कहते हैं, है ना, उसी प्रकार अंश कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हमारे लिए आपका एक अनुस्वर का प्रयोग है, अंगद है ना। उसी प्रकार हमारे लिए अंगार कहते हैं, तब ये स्वर की तरह स्वतंत्र है। दूसरी बड़ी बात, अगर यही हमारे लिए आपके किसी व्यंजन के साथ में जुड़ जाता है तो मात्रा में बदल जाती है। इसी प्रकार क के साथ में यदि अह को जोड़ते हैं तब हमारे लिए वह मात्रा में बदल जाती है। परंतु इसका प्रयोग व्यंजन के उच्चारण के बाद किया जाता है, जैसे कि अम कहते हैं, कंस कहते हैं, तो व्यंजन का उच्चारण पहले किया जाएगा और इसकी मात्रा स्वर की तरह लगेगी, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। और इन दोनों को स्वर की श्रेणी में स्थान जो है दिया नहीं गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द देव शब्द का बहुवचन क्या होगा, देवगण, देवजन, देवलोक या देववृंद। तो आंसर होगा देवगण। ठीक है ना। वचन परिवर्तन करने के लिए हम कभी कभी उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। उपसर्ग के तौर पर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ढेर, इसी प्रकार खूब, बहुत, है ना, ये ऐसे उपसर्ग के तौर पर प्रयोग होते हैं। और एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं हम सारा, और हम क्या कहते हैं, ढेर सारा खिलौना, खूब सारी किताबें, बहुत सारा कपड़ा, ऐसा प्रयोग होता है। प्रत्यय के तौर पर हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय के तौर पर हम लगाते हैं लोग, गण, जन, वृंद और समूह। ठीक है ना। कभी कभी हम क्या लगाते हैं, मंडल भी लगाते हैं। अब देखने वाली बात है कि हम एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग भी कहते हैं। कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय को मिले तो बहुत लोग आए थे, बहुत जन आए थे, 20 जन, 10 जन कहते हैं। अब अध्यापक गण, शिक्षक गण, है ना, इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार देवगण, मुनिगण कहते हैं, पक्षी वृंद कहते हैं, मुनि वृंद कहते हैं, है ना, पाठक वर्ग कहते हैं, युवा संघ कहते हैं, छात्र संघ
संघ कहते हैं, पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग कहते हैं, पक्षी समूह, खग समूह कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो देव के साथ में हम लोग नहीं लगाएंगे, वृंद नहीं लगाते, जन नहीं लगाते, देव के साथ में लगाया जाता है गण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ऑप्शन ए कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहली वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन दैट कॉल्ड प्रोनाउन, की संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, जिस सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग होगा तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है मैं, तू, तुम, यह, वह, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, वक्ता, श्रोता और विषय। दूसरा है आपका, इसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें आता है कौन कौन सा, मैं, तू, तुम, यह, वह, आप। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछने हेतु किया जाए, कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, कहाँ, किधर, कब, ऐसा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जब हम किसी पास या दूर में रहने वाले व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह और वह। लेकिन जो कोई व्यक्ति या वस्तु पास में नहीं है, जिसका कोई पता ठिकाना मालूम ना हो, निश्चय ना हो, वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें आता है हमारे लिए कौन सा, इसमें आता है कुछ। ठीक है, इसमें आता है हमारे लिए कुछ, कोई और सब। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या आता है, कुछ आता है, कोई आता है और सब आता है ना, कि कुछ तो खाना पड़ेगा, कोई आया था क्या, सब लोग आइएगा, पर संख्या निश्चित व्यक्तियों की नहीं है। निश्चयवाचक में कौन आता है, निश्चयवाचक में आते हैं यह और वह। प्रश्नवाचक में आता है कौन, ठीक है ना, किसे, किसने, किसको, किसका, ये सभी हमारे लिए इसके अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक में कौन आता है, इसमें आता है जैसे कि मैं, तू, तुम, इसी प्रकार आप, ठीक ना, यह, वह, इस, उस, ये सब हमारे लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। इन सब के बाद में एक और है जिसको हम क्या कह सकते हैं, संबंध बोधक, है ना, किसको कह सकते हैं, संबंध बोधक। इस संबंध बोधक में क्या आता है, जो, सो, ठीक है ना, उसी प्रकार जिस, उस, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द हमारे लिए संबंध बोधक है। ठीक है ना। अब हमारे लिए अगर हम एक और बात करते हैं जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, तो लास्ट वन अगर हम देखते हैं जैसे कि हमारा निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, आप है, स्वयं है, खुद है और स्वतः है, ये निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा, कोई तो होगा कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये हो जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका पर्सनल प्रोनाउन या प्रॉपर प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन, इसको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन और इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक। नेक्स्ट वन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणे अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या 3 विशेषण 3 विशेष से हैं, 2 विशेषण 2 विशेष से हैं, 4 विशेषण 4 विशेष से हैं या 3 विशेषण 4 विशेष से हैं। आंसर होगा आपके सबसे पहले तो विशेषण क्या होता है, विशेषण एक शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण शब्द है जो विशेषता बताने का काम करता है और विशेष्य क्या है, जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुगंधित कह रहा है तो विशेषण का शब्द है, लोभी कह रहा है तो विशेषण का शब्द है, राजस्थानी कह रहा है तो विशेषण का शब्द है और अवैध कह रहा है तो विशेषण का शब्द है। तो कितने विशेषण मिले, 4 शब्द आपके विशेषण के मिले। किसकी विशेषता बताया जा रहा है, कस्तूरी, शिकारी, हिरणे और शिकार, है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए आपकी क्या हो रही है, 4 विशेष्य। तो 4 विशेषण और हमारे लिए 4 शब्द विशेष्य के यहाँ पर होते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि किस वाक्य में संभावनार्थक क्रिया का प्रयोग है। सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन खेल रहा होगा। तो संभावना और संदिग्धता दो अलग चीज है। संभावना में क्या होता है कि अजम्पशंस करते हैं, मे बी वह कंप्लीट हो जाए, और संदिग्धता में केवल शंका होती है जो पूरी हो ही सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर कह रहा है कि शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी भी ऐसी क्रिया जिसमें कार्य के होने के प्रति संभावना व्यक्त की जाती है, तो शायद जैसे शब्द का प्रयोग करके हम उस क्रिया की संभावना व्यक्त करें कि शायद मेरी नौकरी लग जाए, शायद मेरे पापा मेरे लिए उपहार लाए हैं, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो ना तुम शायद, तब हमारे लिए हो जाता है आपका संभावनार्थक क्रिया वाला वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या संयुक्त क्रिया। सबसे पहले जहां किसी भी कार्य का करना या उसका होना पाया जाएगा तब उसे कही जाती है क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि सकर्मक और अकर्मक। अर्थ या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की। अब देखिए यहाँ पर हथियाना और चिकनाना कह रहा है तो उसे हम नॉमिनेटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि नाम धातु क्रिया। तो पहली बात कि किसी भी संज्ञा, किसी भी सर्वनाम, ठीक है, साथ ही विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में यदि हम जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के नाम को धारण करने से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कही जाती है। तो संज्ञा है आपका जैसे कि हाथ, तो हाथ से क्या बन गया हमारे लिए, हथियाना, तो हाथ से बन गया हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। ठीक है, अब विशेषण है शर्म से शर्माना, है ना, उसी प्रकार हमारे लिए आपका क्या है, चिकना से चिकनाना। ठीक है, तो यहाँ पर चिकना कह रहा है तो विशेषण का शब्द है और चिकना से बना है हमारे लिए चिकनाना। क्लियर हो गया। ठीक है, अब सर्वनामिक शब्द अपना कहता है तो अपनाना, ठीक है ना, तो हथियाना, लतियाना, बतियाना, है ना, सठियाना, लंगड़ाना, हकलाना, तुतलाना, सब हमारे लिए नाम धातु क्रिया होती है। तो फिर प्रेरणार्थक क्रिया होती है क्या, जहां हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, मतलब कि जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य हेतु प्रेरणा करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। इसके भी दो भेद बताए थे मैंने, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यौगिक क्रिया क्या होती है, दो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया को यौगिक क्रिया कही जाती है, और उसी यौगिक क्रिया को हम संयुक्त क्रिया का भी नाम देते हैं, जहां मुख्य और प्रधान क्रिया से हम किसी क्रिया को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि चिकना एक विशेषण का शब्द है और हाथ जो है हमारे लिए एक संज्ञा का शब्द है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या होती है, हमारी नाम धातु क्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब या नॉमिनेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहली बात कि काल क्या है, किसी भी कार्य का करना या उसके होने के किसका बोध कराता है, समय का। तो शब्द का वह रूप जो कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहा जाता है। यह काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। यहाँ एग्जाम्पल दिया है सभी ऑप्शंस में भूतकाल का। तो कार्य की समाप्ति का सूचक होता है हमारे लिए भूतकाल, कि ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए भूतकाल में क्या होता है, सामान्य भूतकाल, बच्चों ने मेला देखा, राधा ने गिटार बजाया, शिक्षिका ने हमें पढ़ाया, मैंने खाना खा लिया कहते हैं, तो सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस होते हैं।
ठीक है ना। अकेला गया था मैं, न आया अकेला, तो ये हमारे लिए भूतकाल का उदाहरण है। मिल गया हमको साथी, मिल गया, तभी हमारे लिए भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल क्या होते हैं? जहाँ कार्य की पूर्णता का बोध होता है। मैंने खाना खा लिया था, पिताजी घर आ चुके थे, माँ ने भोजन बना लिया था, तब पूर्ण भूतकाल है। अपूर्णता क्या है? जहाँ कार्य की पूर्णता नहीं हुई है ना, कि बच्चा खेल रहा था, माता भोजन पका रही थी। ठीक है। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? जहां पर हमारे लिए वर्तमान काल की क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाए, है ना। तो क्या हो रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई कहते हैं, तो यहाँ पूर्ण भूतकाल है। अब पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान में अंतर क्या होगा? पूर्ण वर्तमान में चुका, चुके, चुकी के साथ में है लगेगा। खाना खा चुका हूँ, पिताजी जा चुके हैं, माँ ने भोजन बना लिया है, तब पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया कि मैं खेल चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, है ना, तुम खेल चुके हो, ये पूर्ण वर्तमान होगा। लेकिन पूर्ण भूतकाल में थकावट क्या हो गई? दूर हो गई, है ना, तब ये हमारे लिए आपके पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इसी में एक होता है इमीडिएट पास्ट टेंस, जिसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, कि ऐसी क्रिया जो थोड़े ही समय पहले पूरी हुई, बच्चा अभी भोजन खाकर सोया है, वो आसन्न भूतकाल हो जाता है। भूतकाल की क्रिया पर संदिग्धता बताई जाए, पिताजी आ गए होंगे, है ना, पुरस्कार समाप्त हो गई होगी कहते हैं, तो वो आपका संभाव्य भूतकाल होता है। परिश्रम किए होते तो पास हो जाते कहते हैं, तो भूतकाल की एक क्रिया दूसरी पर निर्भर हो तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। और यहाँ अगरबत्ती की सुगंध से क्या दूर हो गई? थकावट। अब ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन, कि द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार के विभक्ति को किस पद के साथ में प्रयुक्त होता है? प्रधान कर्म के साथ, क्रियापद के साथ, गौण कर्म पद के साथ, या कर्ता पद के साथ? सबसे पहले यदि हम कर्म की बात करें तो यह होता है कार्य का आश्रय। कर्म क्या होता है? कार्य का आश्रय होता है। ठीक है ना। तो कर्म क्या होता है? कार्य का आश्रय और फल होता है। यही कर्म क्या होते हैं? सजीव भी होते हैं, और यही कर्म क्या होते हैं? हमारे निर्जीव भी होते हैं। सजीव कर्म में कौन आता है? मनुष्य, बालक, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, माता पिता, भाई बहन, ये सजीव हैं। और निर्जीव में क्या आता है? गीत है, कविता है, गजल है, रोटी है, पुस्तक है, नदी, पर्वत, पहाड़ है ना, ये सभी, दूध है, ये सब निर्जीव है। और निर्जीव कर्म को ही क्या कहा जाता है? प्रधान कर्म। और सजीव कर्म को क्या कहा जाता है? गौण कर्म। तो जब हम किसी द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो कर्म का प्रयोग जो है वो आपके को का प्रयोग गौण कर्म के साथ लगता है। बच्चे को सुलाओ अगर कहता है ना, अगर कहता है माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई, माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई कहता है, तो गौण कर्म सजीव बच्चा है, तो वहां पर को लगा। लेकिन अगर कहता है मैं राधा को पत्र लिखता हूं, तो राधा को पत्र लिख रहा है ना, मैंने राधा को पत्र लिखा कहते हैं, तो पत्र को लिखा तो नहीं कहेंगे, राधा को पत्र लिखा कह रहे हैं। ठीक है। तो जहां कर्म की बात आती है तो प्रधान कर्म के साथ में हम को का प्रयोग उतना आवश्यक तौर पर नहीं करते, पर निर्जीव के बदले में अगर सजीव कर्म आते, जैसे हम गौण कर्म कहते हैं, उसके साथ को का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अब अपादान कारक क्या होता है? कि वह फल खाते हैं कहते हैं, तो यहाँ पर करता है। उसकी गाय सुंदर है कहते हैं, तो करता है। धोबी को कपड़ा धोने के लिए दो कहता है, तो संप्रदान कारक है। लेकिन वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो जहाँ पर कर्ता से कोई चीज अलग हो जाती, अलगाव है, कर्ता से कोई तत्व पृथक हो जा रही है, या तो डर की वजह से, भय की वजह से, या तुलना की वजह से। जब कोई चीज़ कर्ता से आइसोलेट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्लेटिव केस कहते हैं, आइसोलेटिव केस कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? इसे सेप्रेसिव केस के भी नाम से पुकारा जाता है। तो जहाँ किसी डर, भय, तुलना की वजह से या किसी भी परिस्थिति में कोई चीज़ कर्ता से दूरी है, अलगाव है, पृथक्करण है, उत्पत्ति
गति है, निकलना है, इन सब भाव से दूर हो रहा है। तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। लेकिन अगर कहता है वह वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटता है ना, अगर कहता है वृक्ष को वह कुल्हाड़ी से काटता है कहते हैं, तो कुल्हाड़ी से काटना, तो काटने का माध्यम कौन बना? कुल्हाड़ी। काटने का माध्यम बना कुल्हाड़ी। ऐसी परिस्थिति में यह हमारे लिए क्या रहता है? ऐसी परिस्थिति में यह हमारे लिए करण कारक हो जाता है। क्लियर हो गया? ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है? यह हमारे लिए करण कारक हो जाता है। लेकिन जहाँ अलगाव हो रही, चीजें अलग हो रही है, तब वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञानी का ज्ञ, चम्मच का च, खरगोश का ख या क्षत्रिय का क्ष? जब हिंदी शब्दकोश की रचना की जाती है तो वर्णमाला को अगर आप देखते होंगे तो क के बाद में आपको हमेशा ध्यान आता है ख का, पर ऐसा होता नहीं है, इसमें क्ष आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि वर्णमाला में जो शब्दकोश होता है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया होगा कि सबसे पहले हम अंगूर का अम, फिर चंद्र बिंदु को, फिर अ को, उसके बाद आ को रखते हैं, फिर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि का री, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ, और आता है हमारा औरत का औ। और इसी में हम व्यंजन को लगाते हैं, है ना। और 12 खड़ी का जन्म होता है। तो कबूतर के क स्पर्श वर्ण सबसे पहले आएगा। कबूतर के क के बाद में रखा जाता है क्षत्रिय का क्ष, क्योंकि इसका जन्म क और श से हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा ख। ठीक है, तो क के बाद में क्या रखा जाता है? क्षत्रिय का क्ष। और इसी तरह जो संयुक्त व्यंजन में ज्ञानी का ज्ञ है, वो ज्ञानी का ज्ञ किसके बाद रखा जाता है? जहाज के ज, जो च, छ, ज के बाद में ज्ञानी का ज्ञ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म किससे होता है? ज और इया से होता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारे लिए आपके इस तरह से जो है वो वर्णमाला में आपको रखा गया है, स्थान दिया गया है। ठीक है, तो क के बाद में क्ष है, फिर ख है, फिर घ है ना। तो क, क्ष, ख, घ और अंगा, है ना। क, ख, ग आएगा यहाँ पर, है ना, ग, घ और फिर आएगा अंगा। ठीक है, फिर आती है हमारे लिए कौन सा? च, फिर छ, फिर ज। ठीक है, इसके बाद में आता है ज्ञानी का ज्ञ। ठीक है ना, फिर च, छ, ज, फिर झ है, फिर इया है। ठीक है ना, तो च, छ, ज, झ, इया के बीच में ज्ञ आएगा। वैसे ही हमारे लिए आपका क्या आता है? ट, ठ, ड, ड के बाद में अड़ा, ढ के बाद में अढ़ा आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद त के बाद में त्रिशूल कत्र आएगा, फिर त, थ, द, ध, न आएगा। प, फ, ब, भ में कोई अंतर नहीं, य, र, ल, व में कोई अंतर नहीं। शक्कर के श के बाद में आ जाएगा श्रीमान जी का श्र। और इस तरह क्ष, त्र, ज्ञ और श्रीमान जी के श्र को कैटेगराइज किया गया है आपके व्यंजन वर्णमाला में। तो यहाँ पर प्रश्न में हिंदी शब्दकोश के अनुसार क के बाद में आएगा क्षत्रिय का क्ष। अगला प्रश्न, काकल्य वर्ण कौन सा है? यज्ञ का या, सरोते का सा, हल का ह या अणा? काकल वर्ण क्या होता है? जब किसी व्यंजन का उच्चारण पेट से महसूस हो, सीधे कंठ से उसका प्रवाह हो। तो स्वर के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे लिए जो हल्का ह है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ह तो कंठव्य है और कंठव्य ह। तो काकल क्या होता है? जब पेट की हवा एक साथ निकलकर फेफड़ों से सीधा कंठ को छूकर बाहर निकल रही है, उसे काकल वर्ण कहा जाता है। और हल के ह की बात करते हैं तो बहुत अंदर कंठ से इसका उच्चारण महसूस होता है, इसलिए काकल वर्ण है हमारा ह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ण क्या कहता है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है या अधिकरण है? अब देखने वाली बात है कि समय पर आ जाना है ना, तो आना है समय पर, तो यहाँ होगा अधिकरण। तो किसी भी कार्य को करने का स्थान, किसी भी कार्य को करने का समय, या किसी भी कार्य करने की जो दिशा बताए, है ना, या उसकी स्थिति का बोध कराए। किसका बोध कराए? उसकी स्थिति का बोध कराए, वहां अपदान कारक होता है। कर्म क्या होता है? यह कार्य को करने का आश्रय होता है, इसमें हम को का प्रयोग करते हैं।
कार्य करने का जो माध्यम होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं, वास्ते का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, खातिर खाने से और के द्वारा। संप्रदान क्या होता है, किसी का समर्पण, है ना, किसी हेतु कार्य का समर्पण कहते हैं, तो हम के लिए कहते हैं। साथ ही हम को का प्रयोग करते हैं, वास्ते का प्रयोग करते हैं, हेतु का प्रयोग करते हैं, हम खातिर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और अधिकरण में क्या करते हैं, बाह्य प्रयत्न में हम में का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल एफर्ट में हम, बाह्य प्रयत्न में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाह्य प्रयत्न में हम आपका प्रयोग करते हैं, आपका किसका, पर का। और अंतः प्रयत्न में प्रयोग करते हैं हम किसका, में का। तो इंटरनल एफर्ट, अंतः प्रयत्न, है ना, तो अंतः प्रयत्न में हम किसका प्रयोग करते हैं, में का। और बाह्य प्रभाव या बाह्य प्रयत्न या बाह्य प्रभाव, तो बाह्य प्रयत्न या बाह्य प्रभाव, तो प्रभाव कह सकते हैं हम, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बाह्य प्रभाव में हम प्रयोग करते हैं आपके पर का, ठीक है ना। तो बाह्य प्रभाव, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पर का। तो कुएं में जल है, कुएं में जल है, कप में चाय है, मुझ में कोई दोष नहीं, तो आंतरिक प्रभाव में हम में का, इंटरनल एफर्ट में हम में का प्रयोग करते हैं और एक्सटर्नल एफर्ट में हम पर का। तो यहाँ पर अगर कहते हैं डाल पर चिड़िया बैठी है, बच्चा पलंग पर सोता है, तो समझ में आ रहा है। पर कह रहा है समय पर आ जाना, है ना, तो किस समय आना है, सुबह के समय आना है, मतलब सुबह को आऊंगा, मैं सुबह में आऊंगा, है ना, अगले साल चलेंगे कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुएं में जल है ना, कटोरा भर दूध कहते हैं, थाली भर लाई कहते हैं, सूपा भर धान कहते हैं, गांव भर मुनादी कहते हैं। तो हम भर का भी प्रयोग करते हैं, ऊपर का भी प्रयोग करते हैं, मेरे ऊपर दोष मत लगाओ अगर कहता है, तो उसी में कह रहा है समय पर आ जाना। तो जहां पर स्थान, समय, स्थिति और दिशा का बोध होता है, तो कार्य करने में अगर हम लोकेशन बताते हैं, टाइमिंग बताते हैं, तो उसे लोकेटिव केस कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिवल केस, इसे इक्विपमेंटिव केस, इसे इंस्ट्रूमेंटिव, और इसे हम क्या कहते हैं, आपका लोकेटिव केस के नाम से पुकारा जाता है। तो ठीक समय पर आ जाना, तो जहां स्थान है, समय है, दिशा है, स्थिति है, वहां अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि से होता है, तो क्या होते हैं, विस्मय आदि बोधक होते कि संबंध बोधक की, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। वक्ता के हर्ष, दया, घृणा, चेतावनी आदि मनोभावों का बोध होता है, तो जहां मनोभावों का बोध किया जाता है तो उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक। संबंध सूचक क्या है, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से संबंध बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण एडवर्ब कहा जाता है। समुच्चय बोधक, दो शब्द पदों को वाक्यांशों जोड़ने वाले को कंजक्शन वर्ड्स या संयोजक या समुच्चय बोधक कहते हैं, और इंट्रोडक्शन को ही विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और ये चारों क्या होते हैं हमारे लिए, एक अविकारी शब्द होते हैं, है ना। इन शब्द पर वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कर्ता, करण, संप्रदान और कर्म। अब यहाँ पर क्या आएगा, कानो सुनी, तो किसके द्वारा सुना गया, कान के द्वारा, तो माध्यम है। तो कर्ता है आपका, जिसको हम कहते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस, यानी कि कार्य को करने वाला, है ना। अब देखिए जिसमें क्या कह रहा है, कानो सुनी, किसके माध्यम से सुनना है, कान के माध्यम से। तो कानो सुनी बात पर, तो किसके माध्यम से सुनी गई, कान के द्वारा सुनी गई बात पर यकीन मत करो। तो यहाँ होगा हमारे लिए इक्विपमेंटिव केस या इंस्ट्रूमेंटिव केस, करण कारक विभक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अतिथि या अजीर। अब पहली बात, तद का मतलब क्या होता है, उसके बाद, ठीक है ना। और भव का मतलब क्या होता है, हुआ, है ना। व्हेन संस्कृत वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी, व्हेन संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी, ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड आफ्टर चेंज्ड इनटू हिंदी।
किसी अर्थ के परिवर्तन के बगैर संस्कृत के शब्दों का सरल हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? तद्भव। किसी भी शब्द के विकृत रूप को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। इस तद्भव के परिवर्तन के दो प्रभाव है, एक तो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी है और एक डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी के बाद लोक बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे लिए तद्भव शब्द है हमारा अटल। बाकी आतुर कहते हैं ये तत्सम शब्द है, अतिथि कहते तो तत्सम है, अजीर कहते तो तत्सम है। अचल का तद्भव होता है अटल। क्लियर हो गया? तो आपके दोज वर्ड्स विच वी टेकन फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत एंड यूज्ड एज इट इज इन हिंदी दैट कॉल्ड तत्सम वर्ड्स, ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड एज इट इज इन हिंदी दैट कॉल्ड तत्सम। मतलब कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को संस्कृत के शब्दों का हिंदी प्रयोग तत्सम है ना। हिंदी में उसका प्रयोग करना उसी रूप में जिस रूप में वो संस्कृत में है वो तत्सम है। लेकिन ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड आफ्टर चेंज्ड इनटू हिंदी फ्रॉम इजियर वर्ड्स, ठीक है ना। तो संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण, संस्कृत के शब्द का वही प्रयोग अगर हिंदी में किया जाए तो तत्सम है, और संस्कृत के शब्दों का बगैर अर्थ परिवर्तन के सरल हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है। इसमें 3 शब्द है, जो तत्सम मतलब कि संस्कृत है, और जो अटल कह रहे हैं वह तद्भव का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्धतम शब्द युग किसमें है? अंधा का तद्भव अंधक, फूल का पुष्प, पसीना का प्रस्वेद, और हमारे लिए आपका चबाना का चरबन है, चबर्न, ठीक है ना, चबर्न, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि किसमें तत्भव तत्सम, मतलब एक तरफ हमारे लिए क्या दिया है? तद्भव दिया है, और एक तरफ हमारे लिए तत्सम दिया है। तो किसका शब्द युग्म आपका कौन सा है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अंधा का अंधक नहीं होगा, अंध होगा, अंधा का अंध होगा, ठीक है ना। अंधा का तत्सम अंध होगा। पसीना का क्या होगा? स्वेद होगा, पसीना का तत्सम स्वेद होगा। चबाना का तत्सम क्या होगा? चर्बन होगा, है ना। और इसी प्रकार हमारे लिए अंधा का क्या होगा? अंध होगा, ठीक है ना, अंधा का अंध होगा, ठीक है। फूल का पुष्प, ये आपका पुष्प का फूल जो है वो हमारे लिए सही है, ठीक है। तो वो हमारे लिए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष का विलोम क्या होगा? केश होगा, भव होगा, विटप होगा, या हष्ट पुष्ट। कृष काय का मतलब होता है दुबला पतला, कृष काय का मतलब होता है दुबला पतला, और यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो केश बाल को कहा जाता है, ठीक है ना। भव मतलब कि आपके भू धातु का अर्थ है होना, ठीक है ना। विटप अगर हम कहते हैं तो वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हृष्ट पुष्ट हम किसको कहते हैं? ताकतवर को, बलवान व्यक्ति को कहा जाता है। तो कृष का विलोम शब्द होगा हृष्ट पुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, या जापानी। ये एक ऐसे शब्द हैं जो आपके फॉरेन वर्ड्स कहलाते हैं, जिसको विदेशज कहा जाता है। ऐसे शब्द जो देश के बाहर से आया है, जिसका जन्म भारत के अंदर नहीं हुआ, तो विदेशी संपर्क में आने की वजह से इन शब्द जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक बोलचाल में करने लग जाते हैं, तो विदेशी भाषा के शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। यहाँ विदेशी हुकूमत से हम पर 2 प्रकार का प्रभाव पड़ा, एक तो मुस्लिम शासक का प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, और एक पड़ा हमको आपकी ब्रिटिश हुकूमत या यूरोपीय शासकों का प्रभाव, है ना। तो मुस्लिम शासक जब आए तो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सभी चीज़ें वहाँ से आई, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर हम यूरोपीय शाखा की बात करते हैं तो यूरोपीय कंपनियाँ जब आई, ब्रिटिश हुकूमत जब आई, तो यूरोपीय कंपनियाँ या यूरोपीय शासन अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय शासन के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो यूरोपीय शासन जिसमें हम ब्रिटिश की अंग्रेजी बात करते हैं, तो हमारे लिए देखने हो जाता है कि इसमें हमारे लिए आपकी अंग्रेजी आ जाती है, चीनी, जापानी, है ना, पश्तो, ये सभी मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम शासक और ब्रिटिश हुकूमत। तो भारत मूल के बाहर से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, और ये विदेशी 2 प्रकार के प्रभाव थे, मुस्लिम शासक और यूरोपीय कंपनियों के आने से, ठीक है। तो रिक्शा जो है हमारे लिए एक जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा, सायोनारा, युयुत्सु अगर कहते हैं तो रिक्शा, सायोनारा, युयुत्सु और झंपान कहते हैं, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और।
अब इसमें अव्यय क्या होता है? वे शब्द जिस पर वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार और पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। प्राचीन कहते हैं तो यह हमारे लिए एक ऐसा शब्द है जो हमारा विशेषण का शब्द तो है। इस विशेषण को हम परिवर्तन कर सकते हैं कि प्राचीन में अगर हम प्रत्यय लगा दे तो प्राचीनतम हो जाता है ना। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह हमारे लिए एक विशेषण का शब्द है, और विशेषण का शब्द परिवर्तन करता है, विकारी है। मोटा कहते हैं तो विशेषण का शब्द है जो लिंग और परिवचन के अनुसार मोटा से मोटी और मोटे होकर परिवर्तन हो सकता है। गरीब कहते हैं तो यह भी विशेषण का शब्द है। तीनों हमारे लिए एक विशेषण के शब्द हैं, तीनों विशेषण का शब्द है। और यह विशेषण वचन के अनुसार भी बदलता है, लिंग के अनुसार भी बदल जाता है। चूंकि वचन और लिंग के अनुसार इसमें क्या उत्पन्न हो रहे हैं? परिवर्तन, इसलिए विकार उत्पन्न होकर यह हमारे लिए एक विकारी शब्द है। लेकिन यदि हम और की बात करते हैं, राधा और मीरा, सीता और गीता, बालक और मोहन, वर्षा हुई और बादल छट गए कहते हैं, तो यह एक हमारे लिए क्या है? एक कंजक्शन वर्ड्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक संयोजक शब्द कहा जाता है। और इस संयोजक शब्द को हम दो शब्द पदों को और वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए संयोजक शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। और चूंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही बेटा क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बटोही का पर्यायवाची शब्द है बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथेय और मेघ। अब बटोही तो हमने सुना होगा ना, है ना? एक होर अजगर ही लखी, दूजी ओर सियार, बिकल बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। तो बटोही का मतलब होता है पथिक और राहगीर, पथिक और राहगीर। असहाय का मतलब होता है जिसके कोई सहायता करने वाला नहीं है। दुर्गम का मतलब होता है कठिन, ठीक है। पाथेय अगर हम कहते हैं तो राहगीर तो हो सकता है, पर मेघ तो बादल को कहा जाता है। बटमार हम किसको कहते हैं? डाकू को कहते हैं, जो हमारे लिए छत्तीसगढ़ के अंदर डाकू को बटमार कहते हैं। और एकाकी का मतलब होता है जो अकेला होगा। लेकिन बटमार ना कहकर हम बटोही किसको कहते हैं? पथिक और राहगीर को कहा जाता है। ठीक, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची शब्द समूह सही है, उसका चयन कीजिए। पतोहु, बधु, वधु, पुत्रवधु। ऑप्शन नंबर बी कहता है पत्र, पत्थर, खत या पत्रा। ऑप्शन नंबर सी कहता है पथ, पानी, राह, डगर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पत्ता, पति, प्रश्न और पर्ण। अब देखने वाली बात है कि पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्याय का मतलब होता है विकल्प, पर्याय का मतलब होता है विकल्प। एक ही अर्थ को बताने वाले वैकल्पिक शब्दों का जहां भंडारण किया जाता है उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द का जब चयन किया जाता है तो तत्सम तद्भव के साथ साथ देशज और विदेशज शब्दों को भी आवश्यकता अनुसार स्वीकार किया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि यह पर्यायवाची जब शब्द होते हैं तो एक ही अर्थ को बताने वाले बहुत सारे नाम होते हैं। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड मीनिंग इज ओनली वन, दैट कॉल्ड सिनोनिम्स। यानी कि बहुत सारे शब्द होकर भी अगर अर्थ एक है तो जिसे हम चयन कर लेते हैं विकल्प के तौर पर तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जब समानार्थी लिखा जाता है तो हम इसी पर्यायवाची के पास जाते हैं और पर्यायवाची से हम किसी एक सरल अर्थ को लेकर जाते हैं। और इस पर्यायवाची के तीन भेद होते हैं। एक होता है हमारे लिए पूर्ण पर्याय, है ना। पर्यायवाची के तीन भेद हैं। एक होता है पूर्ण पर्याय कि एक पर्याय के बदले दूसरे पर्याय का प्रयोग कर लिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चलता है काम और कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक होता है पूर्ण पर्याय कि पर्यायवाची की श्रेणी में है और पर्यायवाची होकर भी एक प्रसंग में तो प्रयोग होगा पर दूसरे प्रसंग में इसके प्रयोग नहीं हो सकते, तो उसे पूर्ण होकर अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण पर्याय कहा जाता है। और
एक पर्यायवाची होता है जो पूरी तरह से सूक्ष्म सा भेद रखकर उसमें परिवर्तन रखता है, कि एक ऐसा पर्याय जो पर्यायवाची के श्रेणी में तो है परंतु उनमें सूक्ष्म सा अंतर होता है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। और इसी अपूर्ण पर्याय से हमें युग्म शब्द की प्राप्ति होती है, जैसे कि खेद और शोक कहते हैं, पत्नी और महिला कहते हैं, पुत्र और बालक कहते हैं, बंधु और सखा कहते हैं। इसी प्रकार आपकी आयु और उम्र होती है, अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो ये हमारे लिए अपूर्ण पर्याय से ही उसका जन्म होता है। पूर्ण पर्याय में आदित्य के बदले दिनकर कह सकते हैं, सूर्य के बदले सविता कह सकते हैं, ठीक है ना, अग्र के बदले में आगे कह सकते हैं, चलेगा। लेकिन पूर्ण में जैसे लटकाना के बदले में हम अटकाना, फंसाना, अरझाना, हर जगह मेरी फाइल लटकी हुई है, मेरा काम अटका हुआ है कह सकते हैं, लेकिन मुंह अटका के क्यों बैठा है नहीं कह सकते, मुंह लटका के क्यों बैठा है यही कहा जाएगा। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि पतोहु हम बहू को कहते हैं, वधु को कहते हैं और पुत्र वधु को कहते हैं। पत्र का मतलब होता है पत्ता, पत्र का मतलब होता है खत, चलेगा, पर पत्थर पत्र नहीं होता। पथ रास्ता है, राह है, डगर है, पानी नहीं है। पत्ता में पति जो है हमारे लिए नहीं है, प्रश्न नहीं है, ठीक है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पतोहु, बहू, बधू और पुत्र वधू ये सब आपके पर्यायवाची हैं, बाकी सब में कुछ कुछ पर्यायवाची हैं जो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहते हैं हिंदी में विलोम शब्द का निर्माण 4 प्रकार से माना जाता है, तो नीचे दिए गए विलोम शब्द में किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाएगा। उग्र का सौम्य, अधम का उत्तम। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा बेटा, यही क्वेश्चन पलट भी दिया जाता है कि विलोम शब्द के निर्माण कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो विलोम शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र विषयों का होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि तत्सम प्रभावी है, तो जवाब भी तत्सम प्रभाव होंगे, जैसे कि उग्र का सौम्य होगा, अग्र का आपका पश्च होगा, आरोह का अवरोह होगा, पूर्णिमा का अमावस्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं साधारण बोलचाल, जैसे कि अंधेरा है तो उजाला, ऊपर है तो नीचे, मोटा है तो पतला, करीब है तो दूर, तो ये स्वतंत्र विषय हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं, उसे स्वतंत्र विषय कहा जाता है, ठीक है। इसकी शर्त होती है कि तत्सम शब्द की तरह होंगे तो जवाब भी वैसे होंगे और तद्भव की तरह होंगे तो जवाब भी वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि इसी स्वतंत्र विषय में कुछ अपोजिट जेंडर होते हैं जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। माता पिता, राजा रानी, भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, इसमें जेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी हमें आपके लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बनाने हो, जैसे पंडित है तो पंडिताइन, शर्मा है तो शर्माइन, क्षत्रिय है तो क्षत्राणी, है ना, देव है तो देवी, बालक है तो बालिका, है ना, कुत्ता है तो कुतिया, घोड़ा है तो घोड़ी, हाथी है तो हथिनी। तो लिंग परिवर्तन के द्वारा भी अपोजिट जेंडर बनाया जा सकता है और अपोजिट वर्ड्स में यूज होता है। उपसर्ग के प्रयोग, अब ये प्रीफिक्स क्या होंगे, नेगेटिव प्रीफिक्स होंगे। तो ये जो नकारात्मक उपसर्ग होंगे, जैसे कि ध्वनि का विलोम बनेगा प्रतिध्वनि, गमन का विलोम बनेगा आगमन, ठीक है ना, अंतर्गमन का क्या बनेगा, बहिर्गमन, ठीक है। इसी प्रकार आपका देखा जाए तो रोध का बनेगा अवरोध बनेगा, है ना। इसी प्रकार यश है तो अपयश होगा। तो नेगेटिव प्रीफिक्स से भी हम एक नेगेटिव वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगला है उन्नार्थक और न्यूनार्थक। बड़ा छोटा का आकार, नद्य है हमारे लिए लघु तो नदिया है छोटी, है ना, डब्बा से डिबिया, है ना। उसी प्रकार हम देख सकते हैं नद्य से नदिया, डब्बा से डिबिया, कटोरा से कटोरी, है ना। उसी प्रकार आरा से आरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए 4 प्रकार। और इसमें क्या करें, उग्र का सौम्य, अधम को उत्तम, तो स्वतंत्र शब्द द्वारा क्या है, ये आपके विलोम शब्द की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है, सधवा, बंध्या, वैवाहिकी या विवाहिता, है ना। सधवा किसको कहते हैं, पुरुष को। जिसकी पत्नी जीवित है उस पुरुष को कहा जाता है सधवा, और जिसका पति मर गया उस पत्नी को कहा जाता है विधवा, ठीक है ना। वंध्या किसको कहते हैं, जिसकी कोई बच्चा नहीं है, बांझ को कहा जाता है। विवाहिता किसको कहते हैं, जिसका विवाह हो चुका है। तो वैवाहिकी, जिसका विवाह होने वाला है उसे वैवाहिकी कहा जाता है, उस लड़की को, ठीक है ना। और जो सौभाग्य को प्राप्त करने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त करने की जो आकांक्षा रखती है, तो सौभाग्य कांक्षिणी भी कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पत्थर को जोंक नहीं लगती, लोकोक्ति कहावत का क्या अर्थ है? सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्त में प्रायः टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहली, पत्थर जो है वो ठोस है और जोंक कहाँ रहता है? आपके पानी और कीचड़ में होता है। तो जो पानी और कीचड़ है उस पर जोंक लग जाती है, पर पत्थर चूंकि आपका कठोर है, ठोस है, उसका स्वभाव जो है वो उस प्रवृत्ति का है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर हो गया? लास्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? इस प्रश्न में प्रत्येक विकल्प 4 दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो है अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आ सकते हैं। वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अनेकार्थी की श्रेणी में नहीं आएगा? अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। अब देखने वाली बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कैसे? तो अंबर हम किसको कहते हैं? आसमान को कहते हैं, ठीक है ना। वस्त्र किसको कहते हैं? हम कपड़े को कहते हैं, और आकाश को भी अंबर कहते हैं। अब देखिए, अगर पीतांबर कहता है, श्वेतांबर कहता है, तो श्वेत रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र कहते हैं। उसी प्रकार आकाश को भी अंबर कहा जाता है, अंबर जल से परिपूर्ण है कहते हैं। वस्त्र को भी पीतांबर, नीलांबर कहते हैं। पर किरण जो है यह अंबर का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। तो अंबर के अनेकार्थी में वस्त्र और आकाश हो सकते हैं, पर किरण नहीं हो सकता, ठीक है। ये किसका अनेकार्थी है? कर का अनेकार्थी है। अगर कहता है कर, अभी इस काम को पूरा कर, तो कार्यादेश हुआ। प्रतिवर्ष सरकार को कर पटाने चाहिए कहते हैं, तो टैक्स हो गया। हाथी अपने कर में बहुत सा पानी सोख लेता है कहते हैं, तो सूड़ हो गए। और सूरज पर के कर पृथ्वी पर सीधी रेखा में पड़ते हैं, तो किरण हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। और इस तरह आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में 31 क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको हिंदी की फिर से बहुत बेसिक और डिटेल जानकारियां जो हैं दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए मेरे चुने गए प्रश्न और उनको समझाने के तरीके जो होंगे आपके लिए सफल और कामगार साबित होंगे। इस उम्मीद के साथ अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। लंबे समय तक आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। इससे मुझे और हमारे संस्थान को बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर वही बच्चे होते हैं जो वास्तव में विषय का मूल्य समझते हैं। तो नव जीवन की ओर आपके की ओर बढ़ रहे हैं, नवीन पथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस पथ में आपको सफलता मिले, यही हमारे आपके उड़ान फैमिली की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अंत में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड लव यू। गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।